गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन निखार कोचिंग सेंटर दिल्ली राजराव में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट लोग का यही डाउट रहता है कि उन लोग बोलते हैं कि सर हम लोग संविधान को शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ से शुरू करें, इतना सारा अनुच्छेद है। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि 395 अनुच्छेद, 395 आर्टिकल्स हैं, 22 भाग हैं, 12 अनुसूची है। तो सर इतने सारे अनुच्छेद हम कैसे याद करें करके, और इसको छोड़ दें कि पढ़ें करके। तो सबसे पहला डाउट जो आपका क्वेश्चन है, लिख देता हूँ मैं कौन सा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वो है दोस्तों इंडियन पॉलिटिकल साइंस बोल सकते हैं या संविधान भी बोल सकते हैं, ठीक है। या इसकी लिख देता हूँ मैं पॉलिटी करके, ठीक है। तो देखिए आज ही सुबह एक स्टूडेंट है मैसेज किया था मुझे कि सर मैं CGPSC की तैयारी करना चाहता हूँ या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं क्या है संविधान बस नहीं पढ़ना चाहता। तो मैं पूछा कि क्यों पढ़ना नहीं चाहते करके, तो वो जवाब देता है सर कॉन्स्टिट्यूशन संविधान मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता है करके। कैसे चुनाव हो रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, CAG क्या है, महान्यायवादी क्या है, मूल अधिकार क्या है, मेरे को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता बोला, ठीक है। तो उसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए जिनको ये सब्जेक्ट जो है कठिन लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस सब्जेक्ट की महत्ता, ये सब्जेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो आपको अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए या फिर कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, ठीक है। ऐसा नहीं बोलता कि ये सब्जेक्ट क्या है बहुत ही ज़्यादा वेटेज है कि आप लोग इसको सब्जेक्ट को पढ़ोगे CGPSC आप टॉप कर दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका भी वैल्यू है। जैसे हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री में उसमें क्वेश्चन आएंगे, मान लो 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे भी आएंगे वही 7-8 क्वेश्चन, ठीक है। तो लगभग क्या है दोनों इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जो रियल लाइफ में जो चीज़ हो रही है, जैसे चुनाव होता है, मंत्री हो रहे हैं, राजनेता है, ठीक है, सब सुनाई आते रहते हैं, यहाँ का CM बन गया, यहाँ चुनाव है, जैसे कल ही चुनाव हुआ है महाराष्ट्र में, ठीक है, कौन सी पार्टी की सरकार बनी है, गठबंधन सरकार क्या होती है, ठीक है। आप लोग न्यूज़ भी देखोगे तो आप लोग क्या है न्यूज़ देखने का मन नहीं करेगा, ठीक है ना, कि ये गठबंधन क्या होता है यही मालूम नहीं रहेगा, NDA क्या है, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस क्या है, INC क्या है। तो अगर ये सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ेंगे और न्यूज़ देखेंगे तो आपको क्या है सब फालतू बात लगेगा, समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो आपके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सर इसमें बहुत सारे अनुच्छेद है। सबसे पहले बात करते हैं इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। देखिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे हमारे इसका तैयारी हो सकता है, ये सब्जेक्ट हमारे लिए कैसे आसान होगा, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे आज, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान। सबसे पहले तो यही बात करते हैं कि संविधान जो है आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमको। ये संविधान है उसकी आवश्यकता बोला जाए या ज़रूरत क्यों पड़ी हमको। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हम लोग इसके कुछ बिंदु की बात करते हैं। इसमें पहला बिंदु है आखिर आवश्यकता इसकी क्यों है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोग अगर इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, है ना, अंडर इंडियन हिस्ट्री है उसमें आप लोग पढ़े हैं आद्य ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आधुनिक काल पढ़ते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल में आपने पढ़ा होगा हड़प्पा सभ्यता, ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य काल, गुप्त काल, ठीक है, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, राजपूत काल, फिर मुस्लिम आक्रमण हुआ है, ठीक है। देखिए भारत में सब व्यवस्थित ढंग से चल रहा था, लेकिन उसके बाद पहला मुस्लिम आक्रमण हो जाता है इधर, ठीक है, 712 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। उसके बाद धीरे धीरे आप पढ़ेंगे मुगल्स आ जाएंगे, ठीक है। बाबर एक्चुअल में कहाँ का था, भारत का तो नहीं था, ठीक है, तो बाबर भी यहाँ का नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे बाबर है, मतलब मुगल लोग शासन किए हैं, फिर मराठा लोग आ गए, शिवाजी लोग, ठीक है। उसके बाद फिर कौन आए हैं, अंग्रेज आए हैं, ठीक है। सबसे मेन कड़ी याद रखें अंग्रेज। सबसे पहले हम लोग जो शासन करते थे, कौन करते थे, राजा महाराजा लोग करते थे। ऐसा पहले होता था क्या कि प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री, ऐसा तो नहीं होता था, चुनाव भी ऐसा नहीं होता था, ठीक है। पहले जो शासन व्यवस्था चलती थी हमारी राजतंत्रात्मक चलती थी, ठीक है। दो तंत्र पढ़ेंगे हम लोग, एक पढ़ेंगे हम लोग राजतंत्र और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग लोकतंत्र। दूसरा पढ़ेंगे लोकतंत्र। लोकतंत्र बोलते हैं डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी बोलते हैं। आखिर दोनों में अंतर क्या है इसको समझिए एक बार। देखिए दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज मैं एकदम डिटेल क्लास पढ़ाने स्टार्ट नहीं करूँगा कि भाग ए में ये पढ़ेंगे, नागरिकता हम लोग ये पढ़ेंगे, मूल अधिकार ये पढ़ेंगे करके। हम लोग सिंपल से एकदम बात करेंगे, नॉर्मल वे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को क्या क्या हुआ है इंटरेस्ट आए आपको, ठीक है ना, कि आप लोग
मान लो जा रहे हैं, कोई बोल रहा है कि इस रास्ते में जाओ करके, ठीक है, तो जा रहे हैं आप लोग, जब आपको पता ही नहीं है क्यों जा रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग आज ये क्लास कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको क्या है पूरा बताया जाएगा कि रास्ता में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, हंसी खुशी जाइए बढ़िया, ठीक है, कहाँ कहाँ पे क्या मिलेगा सब बताया जाएगा। अब रास्ते में जा रहे हैं, आप लोग को कोई बोल दिया गया इस रास्ते में जाना है करके, अब कोई बताता है कि इस रास्ते में जाएंगे तो यहाँ एक मान लो कोई जामुन का पेड़ मिलेगा, ठीक है, यहाँ जाम का पेड़ मिलेगा, यहाँ आम का मिलेगा, या फिर यहाँ रिसॉर्ट है, नदी है, वहाँ घूमते घूमते जाइएगा, जैसे बोलते हैं ना, कोई जगह हम लोग टूर भी जाते हैं तो बोला जाता है हाँ यहाँ एक मंदिर है, यहाँ भी दर्शन कर लेंगे, उसके बाद एक वाटरफॉल है वो भी दर्शन कर लेंगे, तो उससे क्या इंटरेस्ट बना रहता है हमारा, ठीक है। तो मैं वही चीज़ करने वाला हूँ आज, ठीक है, इंटरेस्ट आपका इस पर ज़रूर आ जाएगा वीडियो को देखने के बाद। लेकिन अभी ध्यान से आपको क्या है इस वीडियो में जितना भी मिनट का बने वीडियो ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। तो हम लोग एक बात करेंगे राजतंत्रात्मक व्यवस्था और लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, आखिर ये होता क्या है। जैसे आप सभी जानते हैं पहले की व्यवस्था क्या था, जैसे डायरेक्ट मुगल की बात करते हैं, ठीक है, पहले तो आप राजा महाराजा को नहीं जानते होंगे, मुगल की ही बात करते हैं। मुगल में अगर बात करें भारत में मुगल वंश के संस्थापक तो बाबर है, बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा फिर जहांगीर या सलीम, उसके बेटा शाहजहां, फिर औरंगजेब, ठीक, उसके बाद तो और बहादुर शाह जफर तक पढ़ेंगे। लेकिन ये जो व्यवस्था थी, ये जो मैं बता रहा हूँ बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, ठीक है, ये सब है मतलब एक दूसरे क्या है बेटे हैं, ठीक, इसके बाद उनके ही बेटे बन रहे हैं, मतलब राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक मतलब होता है राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये है, ठीक है, सिंपल से याद रखना है। राजतंत्रात्मक मतलब होता है राजा का बेटा ही राजा बनेगा, पहले वही होता था, राजा मान लो अस्वस्थ हैं या फिर उनका एक्सपायर हो गया तो कौन बनता था, उनके फैमिली के बनेगा, उसका बेटा भतीजा जो भी भाई है वो बनता था। लेकिन अभी आप लोग देखेंगे, ठीक है, अभी भारत में क्या राजतंत्रात्मक चल रहे हैं, क्या हम लोग देखे हैं जैसे कि कोई अटल बिहारी वाजपेयी थे, उसके बाद फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे भारत के, उसके बाद जो है इधर नरेंद्र मोदी जी हैं, क्या इन्हीं के फैमिलीज बन रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट चुनाव वगैरह नहीं हो रहा है, डायरेक्ट क्या है बन जाएगा, ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल नहीं हो रहा है। भारत में क्या है चुनाव होता है हर बार 5 साल में, हर बार क्या हो रहा है चुनाव हो रहा है और एक नया व्यक्ति चुनकर आ रहा है। नया व्यक्ति का मतलब ये है कि हर बार एक फ्रेश चुनाव हो रहा है, ठीक है, हालांकि यही इसी को चुन रहे हैं, जनता पसंद कर रहे हैं मोदी जी को तो मोदी जी आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, जनता डिसाइड नहीं करती थी कि शासन कौन चलाएगा, कौन डिसाइड करता था, जो राजा रहता था वही डिसाइड करता था कि इस मेरे बाद कौन बनेगा राजा, ऐसे डिसाइड करता था। लेकिन अभी क्या है लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, इसमें जो है चुनाव होता है हर 5 साल के बाद, ठीक है, तो दोनों में यही अंतर है। राजतंत्रात्मक में राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन लोकतंत्रात्मक में चुनाव होते हैं, जैसे राष्ट्रपति है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, उससे पहले प्रणब मुखर्जी रहे हैं, ठीक है, ये सब मतलब रामनाथ कोविंद जी रहे हैं, ठीक है, इनके फैमिली से कोई बना है क्या, नहीं बना है, हर बार चुनाव हुआ है, अगर फिर से चुनाव लड़े हैं इन लोग जीते हैं तभी आए हैं, रिपीट किए हैं, ठीक है, अदरवाइज क्या है कोई दूसरा ही बना है, ठीक है, तो यही दोनों में अंतर याद रखना है, राजतंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग संविधान की बात कर रहे हैं, मैं ये इतिहास का पार्ट हो गया, दोनों शब्द में अंतर समझ गए हैं ना, ठीक, तो संविधान की बात करते हैं। हमारा पहला जो पॉइंट है आवश्यकता क्यों पड़ी है करके, तो मुगल तक मैं आ गया हूँ, मराठा तक। उसके बाद आपको याद होना चाहिए, अगर इतिहास में थोड़ा बहुत जानते हैं, शुरू से आप स्कूल टाइम से भी पढ़ रहे हो, सन 1600 ईस्वी में, ईस्वी मतलब एडी, एनो डोमिनी, ईस्वी मतलब क्या होता है, ईसा मसीह है कि जो क्रिश्चियन के संस्थापक है, क्रिश्चियन धर्म के उनके संस्थापक हैं, इनके जन्म के बाद का समय एडी कहलाता है, एनो डोमिनी या ईसा पूर्व के बाद ईस्वी कहलाता है, ठीक है। 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में, देखिए ब्रिटेन हो गया, इसे क्या बोलते हैं, इंग्लैंड भी बोलते हैं, इंग्लैंड जो क्रिकेट खेलते हैं हम लोग वही वाला इंग्लैंड, ठीक है। तो सन 1600 ईस्वी में ब्रिटेन या इंग्लैंड में एक कंपनी का गठन हुआ है, कौन सी कंपनी है, तो ध्यान से देखिए, कंपनी का नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, इस कंपनी का क्या नाम है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका गठन होता है और इसको महारानी विक्टोरिया द्वारा, ठीक है, महारानी विक्टोरिया द्वारा इसको अधिकार प्राप्त हो जाता है कि अन्य देशों में ये अपना व्यापार स्टार्ट करे करके। तो ये जो कंपनी है सन 1600 में गठित हुई है और भारत में व्यापार करने के लिए सन 1608 ईस्वी में आती है। जब भारत में आती है कंपनी तब भारत में कौन राजा रहता है, मेन राजा कौन रहता है, तो मुगल वंश का शासन चलते रहता है, जिसमें जो है जहांगीर, अकबर का बेटा
जिसका मतलब बचपन का नाम था सलीम और आधुनिक नाम उसका बाद में नाम हुआ जहांगीर, उन्हीं का शासन रहता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले जो है भारत में कब आई है, तो सन 1608 ईस्वी में आई है। और ईस्ट इंडिया कंपनी बना कब है, तो 1600 ईस्वी में बना है, ब्रिटेन में बना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में कि ईस्ट इंडिया गठन के समय भारत का शासक कौन था, मुगल सम्राट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब गठन हुआ सन 1600 में, तो याद रखना है जहांगीर के पापा कौन थे, पिताजी इनके अकबर थे, तो अकबर का शासन था। लेकिन ये कंपनी भारत में व्यापार करने कब आई है, सन 1608 में, 8 साल बाद आई है। तो कौन बना शासक जो है, अकबर 1605 तक थे, उसके बाद फिर उनके बेटे जो है जहांगीर वो शासक थे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अंग्रेज लोग धीरे धीरे व्यापार करना स्टार्ट कर रहे थे पश्चिम बंगाल साइड में, भारत में, दिल्ली में। ठीक है, धीरे धीरे उन लोग अपना क्या है व्यापार मतलब विस्तार कर रहे थे, बढ़ा रहे थे अपना व्यापार। ठीक है, और अंग्रेजों ने एक चीज़ देखा कि यहाँ जो है राजाओं के फैमिली में ही मतलब विवाद चल रहा है। क्या चीज़ का विवाद सबसे ज़्यादा विवाद चलता था, वो है उत्तराधिकार को लेकर। ध्यान से समझते रहिए वीडियो को, तब आपको क्या है संविधान समझ आएगा कि संविधान आखिर है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है करके। ठीक है, तो अंग्रेज लोग जब यहाँ आए, अंग्रेज मतलब ये व्यापारी है, अंग्रेजी व्यापारी थे, अंग्रेज से आए हैं, मतलब अंग्रेज मतलब इंग्लैंड से आए हैं ये लोग, व्यापारी लोग, तो अंग्रेजी है। अंग्रेज लोग यहाँ आए तो देखा उन्होंने कि भारतीय जो राजा है अलग अलग क्षेत्र में, ठीक है, उन लोग क्या है लड़ाई, उन लोग भी लड़ाई कर रहे हैं, राजा लोग अपने फैमिली में ही लड़ाई हो रहा है कि मान लो राजा जो है एक्सपायर हो गया, तो उनके बेटे लोग, मान लो कोई राजा के 2 बेटे हैं, अब उन लोग लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है ना, कि मैं बनूंगा अपने पिताजी के बाद शासक, तो दूसरा बेटा बोल रहा है मैं बनूंगा करके, अब उसमें विवाद हो रहा है, उसमें लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ठीक है, तो अंग्रेज व्यापारियों ने देखा कि इन्हीं लोग के मध्य विवाद चल रहा है, इन्हीं लोग के पास झगड़ा चल रहा है, तो अंग्रेज लोग काम किए कि हम लोग इनके झगड़े में भाग लेते हैं। कैसे भाग लेंगे, मान लो 2 व्यक्ति है, ए व बी है, दोनों भाई लड़ाई कर रहे हैं, इनके पापा की मृत्यु हो गई है, अब राजा कौन बनेगा करके। तो कोई तीसरा पर्सन जो अंग्रेज है वो क्या करता था, ये मान लो अंग्रेज है और ये 2 भाई हैं, किसी एक के साथ मिल जाता था और इसको बोलता था कि मैं आपको, ठीक है ना, मतलब सहायता करूंगा इससे लड़ने के लिए, सैनिक सहायता दूंगा या फिर अपना फोर्स भी बुलाऊंगा, इनको हरा देते हैं, लेकिन मुझे बदले में आप क्या यहाँ फ्री में व्यापार करने देना करके, मतलब फ्री में, मेरा टैक्स मत लेना। जैसे बाजार वाला करना पड़ता है ना, हम लोग यहाँ मड़ई मेला जो भी लगाते हैं उसमें क्या है टैक्स भी देना पड़ता है, उसका 15 रुपया 20 रुपया जो भी है, 30-50 रुपया। ठीक है, तो अंग्रेजों ने बोला कि मैं आपकी मदद करता हूँ आपके भाई को हराने के लिए, आप तो राजा बन जाओगे लेकिन मेरे को भी कुछ फायदा होना चाहिए करके। तो अंग्रेज लोग ऐसे धीरे धीरे सब क्षेत्र में जाके अपना प्रभुत्व स्थापित करते रहे। सबसे पहले तो अंग्रेज लोग क्या है फ्री व्यापार सभी जगह क्या है प्राप्त कर लिए। उसके बाद अंग्रेज लोग ही क्या करते थे, इधर को जिता दिए, मान लो इसके साथ जिता दिया, अंग्रेज जो है इनके साथ मिल गए हैं। ठीक है, अब क्या है इन्हीं को वो हटा देते थे। ठीक है, जिनकी वो मदद किए उन्हीं हटा देते थे और अपना वो खुद शासन करते थे वो क्षेत्र पे। ठीक है, मान लो एक क्षेत्र में हो गया दिल्ली पे शासन हो गया, फिर मान लो उसी प्रकार गुजरात में कर दिए, फिर उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में कर दिए, उसी प्रकार दक्षिण एरिया मद्रास साइड कर दिए, उत्तर एरिया में और उधर कर दिए पंजाब साइड। तो ऐसे धीरे धीरे बात करें हम लोग अंग्रेज, ठीक है, उन लोग पूरा अपना प्रभुत्व स्थापित करना स्टार्ट ही कर दिए थे। ठीक है, और लगभग याद रखना है ये हम लोग बात करें, एक हुआ है आपका पश्चिम बंगाल में, थोड़ा सा देख लेते हैं जगह है तो 1757 में आप लोग को याद होगा प्लासी का युद्ध हुआ है। कौन सा युद्ध हुआ है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ है, जिसमें बंगाल का नवाब था, जो बंगाल का जो रहता था मुखिया, उसको हम लोग नवाब बोलते थे, याद रखना है, शासक नहीं बोलते थे, नवाब। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसको क्या है हटा दिया गया और उसके जगह शासन कौन किया, रॉबर्ट क्लाइव, जो अंग्रेज था, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया इसमें। उसके बाद एक और विद्रोह होता है, बक्सर का विद्रोह बिहार में। ठीक है, बक्सर का विद्रोह होता है, इसमें अंग्रेज लोग निर्णायक रूप से पूरी तरीके से क्या है जीत गए थे। ठीक है, हेक्टर मुनरो की अध्यक्षता में, उसके नेतृत्व में। ठीक है, तो याद रखना है अंग्रेज लोग सबसे पहली बार भारत में अपना नींव स्थापित किए हैं, ये दोनों विद्रोह मेन था, सन 1757 का प्लासी का विद्रोह, उसके बाद सन 1764 का बक्सर का विद्रोह। ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ये। ठीक है, यहीं से अंग्रेज लोग अब भारत में क्या है शासन स्टार्ट किया अपना खुद का। ठीक है, और देखिए क्या है भारतीय लोग के पास उतना ज़्यादा दिमाग रहता नहीं था। ठीक है, उन लोग क्या है आधुनिक जीवन है, आधुनिक मशीन था उनके पास। क्या करते थे, जैसे कृषक लोग के पास जाते थे अंग्रेज लोग। ठीक है, अब कृषक लोग के पास जा रहे हैं,
अब कृषक लोग, यहाँ तो कुछ मशीन नहीं था गन्ने से रस निकालने वाला, जैसे अभी आधुनिक मशीन आ गया है, गन्ने डालो और क्या है रस निकल जाता था, लेकिन पहले क्या है उन लोग उसको पीट के जैसे भी है उसको निचोड़ के रस निकालते थे, मशीन कुछ नहीं रहता था। तो अंग्रेज लोग एक बार एक किसान के यहाँ जाते हैं और बोलते हैं किसान को कि आप जो है ठीक है गन्ना का रस निकाल कर कितने रुपये में बेच रहे हो? तो किसान बोलता है महाराज जी या फिर सर मैं जो है 10 रुपये में बेचता हूँ करके, खुद का मेरा गन्ना है, मैं खुद मेहनत किया हूँ, उसके बाद मैं 10 रुपये में बेच रहा हूँ करके। ठीक है, तो अंग्रेज उनको पूछते हैं कि 10 रुपये जो है आप बेच रहे हो एक गिलास गन्ना जूस, ठीक है, इसमें जो है आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो फिर वो जो किसान जवाब देता है महाराज इसमें जो है करीब मान लो मेरा खेती बाड़ी का मतलब जो खर्च आया है ठीक है 5 रुपये का आ गया, इसमें एक गिलास के पीछे बात कर रहे हैं, और मेरा मेहनत लगा है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है मेरा, ठीक है, तो मान लो इसमें 3 रुपये मेरा मेहनत लगा है, तो सिर्फ हमको 2 रुपये ही प्रॉफिट हो रहा है महाराज या सर करके। ठीक है, तो अंग्रेज लोग बोलते हैं कि आप एक काम करो कि ये जो है ठीक है क्या मैं आपको 10 रुपये की जगह 8 रुपया दूंगा और आपको सिर्फ मेरे को गन्ना देना है, रस निकाल कर नहीं देना है, 8 रुपये मेरे को गन्ना बस देना है मेरे को। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, दोगे कि नहीं दोगे करके? तो किसान लोग बोले हाँ ठीक है दे देंगे करके, 8 रुपये हमको शुद्ध प्रॉफिट हो रहा है, हम लोग क्या है मेहनत में लग जाता था, मान लो इधर मेहनत ही ज़्यादा लगता था उन लोग को। ठीक है, तो 8 रुपये में क्या है अंग्रेज को दे दिए, वो भी क्या है सबसे ज़्यादा जो इसमें उन लोग को समस्या आती थी जूस निकालने में, क्योंकि मशीन नहीं था किसानों के पास, तो किसान लोग किए अंग्रेज लोग को ही दे दिए। ठीक है, गन्ने को 8 रुपये में बेच दिया, मान लो अंग्रेज लोग कहाँ ले जाते थे उसको, अपने देश ले जाते थे, वहाँ आधुनिक मशीन था, वहाँ से जूस बना के यहाँ कितने रुपये बेचते थे अंग्रेज जो हैं 15 रुपये में बेचते थे। अब भारतीय लोग को क्या है ज़बरदस्ती पीना पड़ता था, भारतीय लोग जब 10 में उन लोग का काम हो रहा था, ठीक है, वही क्या है अब कितने में खरीद रहे हैं 5 रुपये महंगे में 15 रुपये में। ठीक है, क्योंकि सभी किसान लोग किसको देते थे गन्ना, अंग्रेजों को दे देते थे, और अंग्रेज लोग क्या है वहाँ ब्रिटेन ले जाके रस निकाल के यहाँ लाते थे और उसको कितने में बेचते थे भारतीयों को 15 रुपये में। इससे धीरे धीरे अंग्रेज लोग जो है कब्जा करने स्टार्ट कर दिए, भारतीय लोग उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाए कि हमारे लोग इन लोग शोषण कर रहे हैं करके, भारतीय लोग तो खुश हो जाते थे, हमको क्या है मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा और हमको क्या है गन्ने का सिर्फ गन्ना जो है हम लोग बेच रहे हैं 8 रुपये में बिक रहा है और क्या चाहिए करके। ठीक है, एक गन्ना जो ऐसे भी बिक रहा है 8 रुपये में बिक रहा है और हमको कुछ नहीं चाहिए करके, तो लोग बहुत खुश हो जाते थे किसान लोग। लेकिन किसान लोग उसके पीछे जो सच्चाई है, देश जो है धीरे धीरे गुलाम हो रहा है अंग्रेजों का, वो उन लोग को समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, और अंग्रेज लोग क्या है ऐसी एक बंगाल साइड आप पढ़ेंगे जैसे बिहार साइड भी नील की खेती, एक नील की खेती, अंग्रेज लोग बोलते थे कि आप लोग धान उपजा रहे हो, गेहूं उपजा रहे हो, इससे आपको कितना कमाई होता है? तो किसान बोलता था मान लो कि 100 रुपये होता है सर करके। ठीक है, उन लोग अंग्रेज लोग बोलते थे हम आपको एक खेत के पीछे 100 रुपया नहीं, आपको हम लोग मान लो 250 रुपये देंगे। ठीक है, तो कैसे करोगे? ये बहुत अच्छी बात है, बोलते थे 250 दे रहे हैं, हमको क्या है 150 का फ़ायदा हो रहा है, हम लोग बिल्कुल आपकी बात मानेंगे, आप लोग जैसा जो फसल उपजाने बोलोगे उसको हम लोग उगाएंगे करके। तो अंग्रेज लोग क्या करते थे, नील की खेती, नील हो गया, अफीम, ये सब की क्या है खेती करने के लिए बोलते थे किसानों को। और किसान लोग पहले तो क्या है बहुत खुश हो जाते थे एकदम कि हमको क्या है हम लोग खुद उपजा रहे थे, एक फसल धान गेहूँ उपजाते थे तो 100 रुपये मिलता था, इन लोग जब दे रहे हैं इन लोग क्या कितना दे रहे हैं एक्स्ट्रा 150 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं करके, वो लोग खुश हो जाते थे। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी ये थी कि ये जो खेती करते थे नील और अफीम की, इसमें क्या है भूमि की उर्वरा शक्ति है या उपजाऊपन है मिट्टी की, वो समाप्त हो जाती थी। मतलब एक बार मान लो बो दिए आप नील की खेती या अफीम खेती, उसके बाद उसमें क्या है जब तक उसमें खाद वाद नहीं डालोगे तो भूमि क्या है बंजर हो जाएगी, ऊसर हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है भारतीयों को लेट से पता चला, पहले तो पता नहीं चला, पहले तो उन लोग ये काम किया अंग्रेज लोग की बात माने। ठीक, उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि अंग्रेज लोग हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं करके, हम लोग को लाभ तो हो रहा है लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान हम लोग क्या है देश हम लोग को मतलब उन लोग गुलाम करके रख रहे हैं करके। ठीक है, ये बात याद रखना है आपको। तो ऐसे जो है युद्ध चल रहा है धीरे धीरे। फिर बात करें हम लोग 1858 के पहले तक, ध्यान से याद रखिए 1858 के पहले तक अंग्रेज लोग जो है ठीक है पूरी तरीके से भारत को लगभग गुलाम कर लिए थे और अंग्रेज लोग अपना ही सेना भी चला रहे थे। अब अंग्रेज लोग शासन करते थे तो उसमें याद रखना है अंग्रेज लोग क्या किए, 1857 की आप क्रांति पढ़ेंगे, रिवोल्ट ऑफ 1857 की क्रांति। इसमें क्या हुआ है अंग्रेज लोग क्या किए कि जो भारतीय सैनिक थे, अब सेना में उन लोग के भर्ती किए थे भारतीय सैनिक को, मेन शासन अब कौन चला रहा था, अंग्रेज लोग चला रहे थे। भारत का शासन अब राजा महाराजाओं का खत्म हो गया था, सबको हटा दिया गया था, अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे और नौकरी भी क्या है अंग्रेज लोग ही दे रहे थे। तो भारतीय जो सैनिक है
ठीक है। उन लोग बहुत लोग क्या है अलग धर्म के हैं, मान लो कोई ब्राह्मण है, ठीक है, क्षत्रिय है, जैसे भी है, तो एक व्यवस्था किया कि राइफल उन लोग को ऐसा बंदूक दिया जिसमें बंदूक चलाने के लिए, ठीक है, जो गोली होता है उसमें गोली डालने से पहले उसमें मुंह से छीलना पड़ता था, तब उसमें गोली डालेंगे और चलाएंगे। और जो गोली बनता था वो किससे बनता था? चर्बी वाले कारतूस से, मतलब जो बनता था गोली जो है चर्बी वाले कारतूस से बनता था। वो जो रिवॉल्वर भी है उसको छू रहे हैं उन लोग, मुंह में काट के उसको छील रहे हैं, ठीक है, अपना हथियार चलाने के लिए। तो इससे क्या है उनका धर्म भ्रष्ट होने लगा। जो मान लो ब्राह्मण है, ब्राह्मण लोग को जानते हैं आपकी क्या है, बिल्कुल लोग चुना भी पसंद नहीं करते हैं, मतलब ऐसे जो जानवर वगैरह है, मांस मटन को, ठीक है, और खाने की बात तो दूर, मुंह में ले जाने की बात। तो उसको क्या है चलाने से पहले क्या है उसको मुंह से छीलना पड़ता था। चर्बी क्या है? वही गाय सुअर की ये सब की चर्बी है, तो उसका खाल रहता है, उसी की बात करें, ठीक है। इससे उन लोग का बहुत ही ज़्यादा अपमान हो रहा था। किसका? भारतीय सैनिकों का। जिससे उन लोग याद रखना है 1857 की क्रांति में विद्रोह करते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि 1857 की क्रांति के कारण बहुत सारे कारण थे, राजनीतिक कारण थे। राजनीतिक कारण के अंतर्गत बहुत सारे राजाओं को सबको हटा दिया गया। आर्थिक कारण के अंतर्गत देखा गया तो आर्थिक कारण में सब लूट मचा रही थी, इधर किसान लोग से देख रहे हैं आप लोग, ठीक, ये हो गया। सामाजिक कारण में जो व्यवस्था है उनको तहस नहस करके रखे थे, और ये वाला जो है धार्मिक कारण में ये सब धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं उन लोग। तो इस प्रकार से 1857 का विद्रोह हुआ था। लेकिन 1857 की विद्रोह जो है पूरे भारत में नहीं फैल पाया था। बहुत लोग क्या है जिनका कोई काम नहीं है विद्रोह में, उन लोग क्या है साइड थे, हमको क्या करना है करके, लड़ना दो करके। जैसे अभी भी वही होता है ना, मान लो कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, ठीक है, कुछ लोग क्या है रायपुर में जाके हड़ताल करते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोग क्या है घर में हैं, उन लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, कि चलो उन लोग हड़ताल तो कर रहे हैं, हम लोग आराम फरमा रहे हैं, हम लोग पढ़ते रहते हैं, जब उन लोग की बात मान ली जाएगी तो हमको फायदा होगा करके डायरेक्ट, ठीक। अगर वही चीज़ हम लोग ये सोचेंगे कि उन लोग बेचारे लोग कर रहे हैं, जैसे अभी ऐसा ही हो रहा था, सभी लोग जाते हैं तो फिर वो जल्दी हो सकता था। तो 1857 की क्रांति असफल इसीलिए हुई क्योंकि इसमें सभी लोग सम्मिलित नहीं हुए। जिन लोग को दिक्कत थी उन्हीं लोग बस किए, बाकी लोग क्या है एकदम साइड ले लिए थे। देखेंगे अगर इन लोग की जीत होती है बढ़िया बात है करके, ठीक है, उन लोग साथ नहीं दिया इसलिए क्या है असफल हो जाता है। उसके बाद अब सार बात करते हैं हम लोग संविधान के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं मैं, लेकिन थोड़ा सा आपका इतिहास बता रहा हूँ, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ठीक है। 1857 के विद्रोह हो गया, उसके बाद धीरे धीरे क्या ये असफल हो गया था। उसके बाद फिर ये सब अंग्रेज लोग अच्छे शासन कर रहे थे। अब डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं, उसके बाद इतिहास में पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो एक वर्ल्ड वार हुआ है, इससे पहले हम जानते हैं 1914 में, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, सन 1914 में क्या हुआ है? प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, जिसमें अब सभी जानते होंगे अभी तक कितना वर्ल्ड वार हुए हैं? 2 बार हुआ है। एक फर्स्ट 1914 में, अब सेकंड हुआ है 1939 में हुआ है, 1939 में हुआ है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के कारण हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में याद रखना है तो जर्मनी ये सब हार जाते हैं, ठीक है, और हिटलर जर्मनी का रहता है, वो हार जा रहता है। वही वो हार उसको बर्दाश्त नहीं होता हिटलर को, तो वो क्या है बदला लेने के लिए फिर युद्ध करता है बाकी देशों से। एक साइड देश में कौन कौन रहता है अगर बात करें, ठीक है, तो एक साइड जो देश रहता है उसमें जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी है, जापान है, इटली, ये सब रहते हैं। और एक साइड देश में जो बड़े बड़े देश हैं जैसे कि ब्रिटेन हो गया, अमेरिका है, रूस है, फ्रांस, ये सब रहते हैं। तो इन लोग का युद्ध होता है, मतलब जर्मनी और ब्रिटेन लोग का। इसमें क्या है ब्रिटेन लोग जीत जाते हैं। इसमें क्या है जर्मनी का हिटलर रहता है, हिटलर फिर एक बार क्या है अपना सेना तैयार करके इन लोग से युद्ध करता है, जो 1939 से 1945 तक चलता है। यही जो युद्ध है सेकेंड वर्ल्ड वार कहलाता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो भारत से संबंधित कुछ स्पेशल लाभ तो कुछ नहीं हुआ है, ठीक है ना। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में याद रखना है ब्रिटेन की सेना, हिटलर जो है बहुत ही अच्छे से तैयारी करके आया रहता है जर्मनी से इन लोग के साथ युद्ध करने के लिए। किसके साथ? भारत के साथ नहीं, किसके साथ? ब्रिटेन या इंग्लैंड के साथ। तो युद्ध करते रहता है। और ब्रिटेन का सैनिक अधिकतर जो है ब्रिटेन कौन से देश को गुलाम बना कर रखा था? फिलहाल हमारे देश को याद रखना है, ठीक है, भारत को। बहुत सारे सैनिक भारत में भेज दिए थे। क्यों भारत में भेजे थे बहुत सारे सैनिक? क्योंकि अगर सैनिक नहीं भेजेंगे तो भारत लोग क्या है अंग्रेज लोग को भगा देंगे वापस करके, इसलिए बहुत सारे सैनिक उनके जो है भारत में रहते हैं। लेकिन जब 1939 का जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, इसमें ब्रिटेन खुद युद्ध कर रहा था जर्मनी से, तो उनको सैनिक की जरूरत थी, ठीक है ना। तो अपने जो सैनिक यहाँ भेजे थे उसको क्या है बुला लिया, और भारत में थोड़ा सैनिक कम हो गई। किसकी सैनिक कम हो गई? ब्रिटेन की सैनिक जो वहाँ से आई हुई थी, ठीक है। तो याद रखना है अब भारतीय लोग अब क्या है समझ गए, महात्मा गांधी उस टाइम थे कि अब जो है एक याद रखना है 1942 में
भारत छोड़ो आंदोलन होता है। ठीक है, भारतीय लोग अब समझ गए कि अभी हमारे पास मौका है, क्योंकि ब्रिटेन अभी खुद क्या है, बिजी है युद्ध में दूसरे देशों के साथ। अगर अभी नहीं करेंगे तो फिर कभी हम लोग अपने देश को आज़ाद नहीं करा पाएंगे करके। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, इन लोग सब युद्ध किए। उसके बाद फिर ब्रिटेन तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। ब्रिटेन ने अब सोच लिया था कि भारत अब क्या है, बहुत ज़्यादा उग्र हो गया है, अब ज़्यादा दिन तक हम लोग उसको गुलाम बना के नहीं रख सकते करके। उसके बाद ये सब योजना आएगी। उसके बाद डायरेक्ट जो है 1946-47 में अब योजना बनाएंगे उन लोग। अब डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं कि संविधान। ठीक है, हम लोग बात करेंगे अब संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो भारत जो है अब आज़ाद हो गया। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए इसको। अब इसको मिटा रहा हूं मैं। अब देखते हैं हम लोग कि भारत को संविधान की जरूरत क्यों पड़ी है। ये तो ऐतिहासिक पृष्ठकोण था। देखिए, अब जो है अंग्रेज भारत को आज़ाद कर दिए और उनको किसी सत्ता को सौंप के जाना था, किसी व्यक्ति को कैसे चलाएंगे शासन करके। मान लो जैसे बात करें कोई भी कोचिंग सेंटर वालों, ठीक है, जैसे ये कोचिंग जो है मैं ही चलाता हूँ। अब मान लो कुछ काम है मेरे को, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, उसको मैं छोड़ के चले गया ऐसे। ठीक है, मान लो कोई मेरे जगह मैं एक ऐसे व्यक्ति को तैयार कर रहा हूँ या ऐसे व्यवस्था करूँगा जिससे क्या है, स्टूडेंट लोग मतलब रेगुलर उन लोग की पढ़ाई होती रहे, उनका नुकसान मत हो करके। ठीक है, इस व्यवस्था कैसे चलेगी करके। तो उसी प्रकार अंग्रेज लोग जो है, अंग्रेज लोग क्या किए, देखिए ध्यान से समझेंगे। 1946 में घोषणा तो कर दिए थे। 1946 में एक कैबिनेट मिशन भेजेंगे। कैबिनेट मिशन भेजेंगे। कैबिनेट मिशन में देखा जाएगा कि भारत में कैबिनेट मिशन आया था, वो बोला था कि भारत में एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। संविधान सभा में जो हमारे जो प्रांत है, देशी रियासत, उनके प्रतिनिधि रहेंगे, मेन रिप्रेजेंटेटिव करके। ठीक है, ये सब रहेंगे जो प्रतिनिधि है कैबिनेट में। यह हो गया। उसके बाद एक अंग्रेज लोग देखिए कि पहले देखिए, सबसे पहले तो ये बात याद रखिए कि भारतीय लोग कभी ऐसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ऐसा शासन करने को उनको अनुभव था क्या? बिल्कुल नहीं था। उन लोग तो राजा महाराजा टाइप किए हैं। ठीक है, और अंग्रेज लोग आए हैं, उन लोग थोड़ा सा गवर्नर जनरल ये सब के माध्यम से किए हैं। गवर्नर जनरल, वायसराय के माध्यम से शासन करते थे। लेकिन अब जब अंग्रेज भारत छोड़ के वापस जा रहे हैं अपने देश, ठीक है, मतलब आज़ाद करके जा रहे हैं, तब अब भारतीय लोग कैसे शासन चलाएंगे? ये जिम्मेदारी किसकी है? अंग्रेज की है। ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक, कि भारतीयों को कि डायरेक्ट उन लोग चले गए, भारत को कैसे शासन करेंगे। अब अंग्रेज लोग भी लास्ट टाइम मतलब व्यवस्था करके गए हैं कि अब छोड़ के जा रहे हैं, क्या है, ठीक ठाक व्यवस्था कर दें, ये देश का भी ज़्यादा नुकसान ना हो करके। तो अंग्रेज लोग क्या है, व्यवस्था करके गए हैं। और एक चीज़ याद रखना है, अंग्रेज लोग विभाजन बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान अलग बने करके। लेकिन मुस्लिम लोगों को इनसिक्योरिटी थी कि अगर हम लोग भारत में रहेंगे तो भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू है, हम लोग की बात नहीं मानी जाएगी करके। ठीक है, तो इसलिए क्या है, उन लोग अलग डिमांड किया कि हम लोग पाकिस्तान को अलग बनाएंगे करके। ये चीज़ याद रखना है। ठीक, अंग्रेज लोग की ऐसी मंशा नहीं थी कि अलग करके जाएँ करके। तो अंग्रेज लोगों ने याद रखना है। अब डायरेक्ट संविधान में बात करते हैं, संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर संविधान है क्या? तो यही सुनिए, अंग्रेज लोग जब भारत छोड़ के जा रहे थे उससे पहले क्या है, उन लोग व्यवस्था करके गए। सबसे पहले क्या है, उन लोग ये चीज़ की व्यवस्था करें कि अंतरिम सरकार बनाए। उन लोग 2 सितंबर 1946 को उन लोग अंतरिम सरकार बनाए, मतलब रिहर्सल टाइप, एक नाटक है ये रूप से। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं ना जो अभी, उसी प्रकार से एक सरकार बनाए जिसमें देखा जाएगा, मतलब उन लोग निरीक्षण करें कि अब भारतीय लोग शासन चलाने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जिसमें प्रधानमंत्री, जिसमें पीएम किसको बनाया, जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया अंतरिम सरकार में। ठीक है ना। होम मिनिस्टर किसको बनाया गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। ये सब हम लोग अंतरिम सरकार में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें याद रखिएगा। तो अंग्रेज लोग सबसे पहले तो संविधान सभा का गठन करेंगे, ये सब अंतरिम सरकार का। ठीक है, उसके बाद जब अंग्रेज लोग को लगा कि हाँ अब भारतीय लोग क्या है, शासन चला सकते हैं, तो उसके बाद फिर भारत जो है आज़ाद हो गया था। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। और इसी दिन फिर भारत क्या है, अब तैयार हो गया था। सभी जो नेता लोग को बनाया गया था, उन लोग क्या है, बिल्कुल प्रिपेयर थे शासन चलाने के लिए भारत का। ठीक है, मंत्री जैसे अभी होते हैं, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, ठीक है, ये सब जो है, जल मंत्री, वन मंत्री, ठीक है, वित्त मंत्री, ये सब व्यवस्था किया गया था अंतरिम सरकार में। उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद फिर से एक नई मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया, फिर उन्हीं लोग शासन चलाए। तो याद रखना है आपको, 15 अगस्त 1947 से भारत आज़ाद हुआ और इसी दिन से भारत के स्वतंत्र भारत बोलते हैं,
स्वतंत्र भारत मतलब भारत जब स्वतंत्र कब हुआ है, 15 अगस्त 1947। उसके बाद का जो पीरियड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वतंत्र भारत बोलते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वतंत्र भारत बोला जाता है। तो स्वतंत्र भारत के पहले पीएम कौन बने हैं, तो जवाहरलाल नेहरू ही बने हैं, याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू जी बने हैं। ठीक है, देखिए तो संविधान का अर्थ क्या होता है, संविधान एक क्या है, नियम कानूनों का बुक है। संविधान क्या है जी, नियम कानूनों का पुस्तक है, बुक। कि भारत का शासन कैसे चलेगा, प्रधानमंत्री जो बन रहे जवाहरलाल नेहरू, वो कैसे बनेंगे, क्या जवाहरलाल नेहरू ऐसे बने थे क्या कि उनके बेटे बन रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ था, चुनाव हुआ था। ठीक है, अभी तक देखते हैं चुनाव हो रहा है, राष्ट्रपति का भी चुनाव हो रहा है। ठीक है, सबका चुनाव होता है या नियुक्त तो होते हैं कोई। ठीक है, ऐसा तो नहीं है किसी राजा का बेटा ही, मतलब किसी पर्सन है मेन पर्सन, उसी का बेटा ही लगातार बनते जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। ठीक है, चुनाव होता है उसके बाद ही बनेगा, वो रिपीट होगा तो, या बनेगा भी तो। ठीक है, तो संविधान सिंपल से याद रखना है, संविधान जो है नियम कानूनों का बुक है। संविधान में पूरा लिखा हुआ है सब चीज़, कि ये जो है चुनाव कैसे होता है, मूल अधिकार है क्या, कि भारतीय लोग क्या है, भारतीय लोग के साथ जो भी सरकार है, ठीक है, आम नागरिक के साथ कुछ भी अभद्र व्यवहार नहीं कर सकती या दुर्व्यवहार नहीं कर सकती। अगर ऐसा करती है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में क्या है, हम लोग याचिका दायर कर सकते हैं, ये था। और राज्य के नीति निर्देशकता तो पढ़ेंगे, जिसके तहत राज्य जो है, कोई भी राज्य बनेगा तो उन लोग क्या है, अपना राज्य का नियम बनाना उन लोग को अनिवार्य है। और नियम रहेगा ही रहेगा कि उन लोग क्या है, जो मध्यम मार्गी है या निःशुल्क सेवा सबके लिए है, या ग्राम पंचायत, ये सबकी व्यवस्था करेंगे, और सबकी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका भी रक्षा करेंगे। ये सब पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद फिर संसद पढ़ेंगे, कि संसद आखिर चुनाव क्या होता है, मंत्री लोग कैसे बनते हैं, मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, सांसद कैसे बनते हैं। ठीक है, यूपीएससी अध्यक्ष कैसे बनते हैं, सीजीपीएससी अध्यक्ष कैसे बनेंगे, राज्यपाल कैसे बनेंगे, ये सब हम लोग देखेंगे। मान लो भारत पे कोई अटैक होता है दूसरे देश द्वारा, ठीक है, तब भारत का शासन कौन चलाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमरजेंसी या आपातकाल बोलते हैं। ठीक है, जिसमें मूल अधिकार हनन हो जाता है। और हम लोग अनुसूची पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी भाषा को मान्यता दिया गया है संविधान में, ऑफिशियल भाषा कौन कौन सी है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो संविधान में अब डायरेक्ट बात करते हैं संविधान की। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं। संविधान मतलब समझ गए हैं संविधान की जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि भारत को चलाने के लिए संविधान आखिर है क्या, ये नियम कानूनों का क्या है, बुक है ये। ठीक है, नियम, जैसे राहुल गांधी जी देखते हैं, ठीक है, वो क्या है, बुक, चुनाव का प्रचार हुआ था लोकसभा में, बुक पकड़े घूमते थे। ठीक है ना, वो क्या है, बुक, वही संविधान की बुक है, उसमें सब चीज़ लिखा हुआ है। जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं ना, प्रधानमंत्री का निर्वाचन कैसे होता है, ये सब संविधान, क्या नियम कानून है, किसको सजा देना है, कौन सजा देती है, ये सब लिखा हुआ है संविधान। संविधान क्या है, बुक है। किसकी बुक है, नियम कानून का बुक है। कौन सा नियम कानून, कि हमारे रूटीन वाला तो नहीं, हमारा वाला हम लोग जो करते हैं वैसा नियम कानून नहीं। ये क्या है, देश कैसे चलेगा, हमारा भारत देश कैसे चलेगा, किस आधार पे चलेगा, क्या क्या नियम कानून है, वही इसमें पूरा लिखा हुआ है। और वही बुक क्या कहलाता है, संविधान है। ठीक है, याद रखना है एक चीज़, तो वही बुक क्या है, संविधान का है। संविधान के अंतर्गत हम लोग जो है क्या क्या देखेंगे, तो आर्टिकल देखेंगे, सबसे पहले अनुच्छेद देखेंगे, दूसरा चीज़ देखेंगे हम लोग इसके भाग देखेंगे, और तीसरा चीज़ देखेंगे हम लोग वो है अनुसूची। तो आवश्यकता क्यों पड़ी है, ठीक है, इसका आंसर हमको मिल गया है। क्यों पड़ी आवश्यकता, भारत देश को चलाने के लिए, क्योंकि अंग्रेज लोग अब भारत छोड़ के जा रहे थे, तो भारत का शासन अब कैसे चलेगा। ठीक है, भारत में शासन अब कैसे चल रहा है, पहले राजतंत्रात्मक चलता था जब अंग्रेज लोग नहीं आए थे। ठीक है, उसके बाद फिर अब अंग्रेज जब आज़ाद करके चले गए 15 अगस्त 1947 के बाद, अब कैसे चलता है, लोकतंत्रात्मक, जिसको क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो अनुसूची हम लोग बात करेंगे, भारतीय संविधान में अनुसूची जो है वो कितने हैं, तो याद रखिएगा, सॉरी अनुच्छेद है ये, अनुच्छेद जो है याद रखना है 395 है। और भाग की बात करें तो संविधान में टोटल 22 भाग है, और अनुसूची की बात करें तो इसमें जो है अनुसूची 12 है। अब देखिए, आपको ओवरव्यू बता दिया हूँ क्या क्या पढ़ना है करके। ठीक है, तो थोड़ा सा बात करते हैं अनुच्छेद। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन यही रहता है कि सर इतने सारे अनुच्छेद है, हम याद करें तो उसको कैसे करें करके, याद कैसे करें करके। तो इसमें जो है याद रखना है, हम लोग जो याद करेंगे, ये जो भाग है इसके अनुसार याद करेंगे। एक भाग के अंतर्गत मान लो 5 अनुच्छेद हो गए, ऐसे ऐसे करके बटा हुआ है पूरा। ठीक है, तो देखिए ओवरव्यू बात करें तो सभी अनुच्छेद को आपको याद नहीं करना है, लाइन से पढ़ते जाएंगे आप लोग तो आपको अनुच्छेद याद होगा। अदरवाइज आप सिर्फ
अनुच्छेद को ही लेकर बैठ जाएंगे, अनुच्छेद को, कि 395 अनुच्छेद, फर्स्ट अनुच्छेद ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, डैश 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 ऐसे बढ़ते रहेगा, तो आपको याद नहीं होगा। वो मेथड, याद करने का मेथड बिल्कुल गलत होगा और आपको याद भी नहीं होगा वो, ठीक है ना। अब पूरा दिमाग चल जाएगा उसमें पूरा, इतना सारा अनुच्छेद 395 याद करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए क्या है, हम लोग कैसे याद करते हैं, भाग वाइज, चैप्टर वाइज हम लोग याद करेंगे कि इस चैप्टर में कितने अनुच्छेद हैं, क्या क्या बोलता है करके। जैसे उदाहरण की तहत बात करता हूँ मैं, देखिए शुरू का जो मैं 5-6 बात करता हूँ अनुच्छेद, आपको आसानी होगा करके। जैसे आर्टिकल 1, 2, 3 और 4। देखिए भारत जो है, भारत के अंतर्गत क्या शामिल है, राज्य शामिल है, जिसमें डायरेक्ट बोला गया है, इसमें जो है संघ, संघ मतलब क्या है, एक यूनियन है, ठीक है। एक हम लोग पढ़ेंगे, पहले देख लीजिए, भारत एक होता है संघ होता है, और एक संघी पढ़ लेते हैं, और एक जो है परिसंघ, परिसंघ, ठीक है। तो परिसंघ जो है, इन लोग एक दूसरे जो राज्य होते हैं, परिसंघ ऐसे देश होते हैं, देखिए इसमें देखना है, संघ इसको बोलते हैं यूनियन बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं, इसको फेडरल बोलते हैं, फेडरल, और इसको बोलते हैं परिसंघ को एग्जैक्ट नाम मेरे इंग्लिश में याद नहीं आ रहा है, चलिए देखिए, एक परिसंघ होता है, ठीक। भारत जो है यूनियन वाला है, ठीक है। परिसंघ में एक ऐसा देश होते हैं जिसके जो राज्य होते हैं अपने से मिल जा रहते हैं, हम लोग क्या है मिलकर काम करेंगे करके, समझौता वगैरह कुछ नहीं हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन संघीय होता है फेडरल, इसमें जो है राज्यों में समझौता हुआ रहता है कि हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे और अलग नहीं होंगे करके, लेकिन क्या है कोई कंडीशन आता है तो उन लोग अलग हो जाते हैं। लेकिन भारत में जो राज्य है वो लोग समझौता वगैरह कुछ नहीं किए हैं। भारत में कंपलसरी है कि भारत देश के अंदर जितने भी राज्य है, ठीक है ना, उन लोग किसके अंडर में रहेंगे, भारत के ही, हमारे देश के या संघ के अंदर कभी रहेंगे उन लोग को अलग होने का बिल्कुल अधिकार नहीं है कि उन लोग अपना शासन नहीं कर सकते। जैसे हम लोग देखते हैं राज्य में भी, हर राज्य है, उन लोग किसकी बात मानते हैं, जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार बोलती है वही हम लोग बात करते हैं, ठीक है। कोई राज्य को ये अधिकार नहीं दिया गया है भारत में कि उन लोग अपना शासन चलाए, मतलब जो भारत सरकार की बात ना माने, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसमें याद रखना है थोड़ा सा। अगर बात करें तो जैसे उदाहरण की बात, परिसंघ ऐसा है जिसमें मान लो कोई ईंट है, घर बना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, घर बना रहे हैं हम लोग, सबसे पहले ईंट का जोड़ाई करते हैं, बीच बीच सीमेंट डालते हैं और जोड़ाई करते हैं, ये हो गया, ये परिसंघ है। तो इसमें क्या है, अलग हो सकते हैं बिल्कुल, ऐसा बस जोड़ाई बस किया, उसमें क्या है अलग अलग हम लोग ईंट को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, कमजोर है, राज्य लोग क्या है अलग हो सकते हैं, ये कमजोर है, बहुत कमजोर है, ध्यान सुनते रहिए, ये बहुत कमजोर है। इसमें जो ईंट को बस रखे हैं जमा के, सीमेंट में थोड़ा थोड़ा बीच बीच में गैप रखते हैं ना ईंट को, वैसा वाला है। घर बना रहे हैं, दीवार बना रहे हैं, उसकी इमेजिन कीजिए आप, दीवार बना रहे हैं, उसमें ईंट रखते हैं सीमेंट डाल के, प्लास्टर वगैरह भी नहीं किए हैं। और ये वाला ऐसा है जिसमें ईंट को तो रखा गया है सीमेंट करके, उसके बाद आइट साइड में क्या कर दिया गया है, ठीक है, आइट साइड में मान लो उसमें है जो प्लास्टर किया गया है, और वो भी टेम्पररी रूप से मान लो बात करते हैं। या फिर ऐसा उदाहरण समझिए कि ईंट के ढेर को हम लोग रख दिए हैं, ये ईंट का ढेर, जैसे कोई जगह हम लोग को घर बनाना है, ठीक है, ईंट के ढेर को हम लोग रख दिए हैं, तो कोई भी क्या है हट जाएगा, आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ये वाला मान लो क्या है, वही ईंट को जमा के रखे हैं, ईंट प्लस सीमेंट है थोड़ा सा इसमें, ईंट प्लस क्या है इसमें, सीमेंट है, ये हो गया। तो इसको थोड़ा सा निकलना क्या है, थोड़ा सा दिक्कत है। और ये तो ऐसा है जिसमें क्या है, ईंट और सीमेंट तो ये दीवार में है ही है, ये जो दीवार है इसमें प्लस इसको क्या है प्लस्तर भी कर दिया गया है, तो इससे ईंट निकाल पाना बहुत मुश्किल है और ये नामुमकिन है, ठीक है, अगर ऐसे हाथ से निकालेंगे तो भारत क्या है, यही संघ है, याद रखना है, यूनियन है, भारत संघ है। सबसे ज़्यादा स्ट्रांग क्या होता है, यूनियन होता है, याद रखना है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग। उसके बाद थोड़ा सा इससे कम स्ट्रांग कौन सा है, फेडरल है। और बहुत ही कमज़ोर कौन सा होता है, परिसंघ होता है। तो भारत हमारा क्या है, संघ है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद के बारे में, बात कर रहे थे हम लोग। पहला अनुच्छेद बोलता है संघ व उसके राज्य क्षेत्र, संघ व उसके राज्य क्षेत्र की बात करेंगे कि भारत जो है और उसका जो राज्य क्षेत्र, मतलब भारत में कितने हैं, एक भारत खुद हो गया, उसके अंतर्गत कितने राज्य हैं, तो आप सभी को मालूम होगा कि 28, भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य व 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। नवीन केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर है, और एक कौन सा है, लद्दाख है, ठीक है, उसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। दूसरी अनुसूची, मतलब दूसरा अनुच्छेद ये बोलता है, याद रखिएगा इसमें, कि राज्यों का
राज्यों का प्रवेश या गठन या स्थापना। इसके अंतर्गत ऐसे राज्यों या ऐसे क्षेत्र की बात कर रहे हैं जो विदेशी क्षेत्र हो। जैसे कि हमारा भारत है, ध्यान से समझिएगा, ये भारत है, ठीक है ना, ये भारत हो गया। इधर ये जो सिक्किम का इलाका था, ये जो सिक्किम है वो पहले क्या था, देश था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिए। ये सिक्किम जो है यहाँ पे आप लोग देखते हैं भारत के मैप में, एक बार फिर से थोड़ा सा मैप बना देता हूँ आपके समझने के लिए, ठीक है। ठीक है, मान लो इस प्रकार से आपका मैप रहता है, ठीक है। ये सिक्किम का एरिया है। सिक्किम पहले, अभी तो सिक्किम है, ठीक है, भारत में है, लेकिन पहले सिक्किम क्या है, दूसरा देश था, वो अलग देश था वो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आप सभी जानते हैं भारत के ऊपर क्या है, चीन है, और चीन के पास यहीं पे क्या है, तिब्बत भी है। पहले तिब्बत एक अलग देश था वो भी, लेकिन चीन क्या कर दिया, उस पर अधिकार कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया, तो तिब्बत के लोग भी चीन के हो गए, ठीक है, ये याद रखना है। फिर यहीं पे कौन सा देश था, सिक्किम अलग देश था। सिक्किम देख रहा था कि तिब्बत जो है अलग देश था, उसको कौन अपना लिया, चीन जो है अपना लिया, और बहुत ज़्यादा उसके साथ सौतेला व्यवहार कर रहे, यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा सौतेला व्यवहार या शोषण कर रहे यहाँ के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा चीन। तो सिक्किम बहुत ज़्यादा डर गया। सिक्किम समझ गया कि अब मैं अगर अकेले रहूँगा, ये तो छोटा देश है, मैं अगर अकेले रहूँगा तो चीन क्या है, मेरे पर कब्जा कर लेगा, और हमारे जो लोग हैं, सिक्किम के लोग हैं, मतलब समझ लिए कि हम लोग का शोषण होने वाला है इसके तरह करके, ठीक है। तो सिक्किम कहाँ है, डायरेक्ट इधर दिल्ली, ठीक है। सिक्किम याद रखना 1975 में बना है, ठीक है। सिक्किम जो हमारा राज्य है, सिक्किम जो है दिल्ली आए, वो क्या है, यहाँ के जो मेन मुखिया है उनसे बात की भारत के कि हम जो है भारत में शामिल होना चाहते हैं, हम तो अलग देश हैं हालांकि, लेकिन क्या है, हमको भारत में शामिल कर लीजिए करके, क्योंकि हम चीन के कब्जे में नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम बहुत ही कमज़ोर देश हैं, चीन कब्जे कर लेगा तो हमारा क्या है, स्थिति खराब होने वाला है, हमको मालूम है करके। तो सिक्किम क्या है, रिक्वेस्ट करते हैं उन लोग से, तो क्या है, भारतीय लोग हैं या भारत के जो प्रशासन है, ठीक है ना, या भारत के प्रधानमंत्री है, वो क्या है, सिक्किम को अपने अंदर क्या है, मिला लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ याद रखना है इसमें, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कौन से अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 2 में है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 2 में है। तो नए राज्यों का प्रवेश। तीसरा में क्या बोलता है, राज्यों का निर्माण बोलता है, या सीमा परिवर्तन, उनके एरिया परिवर्तन, या नाम परिवर्तन, ये बोलते हैं। देखिए, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अंतर क्या है, इसमें जो है, जो अलग एरिया रहेंगे, जो विदेशी राज्य रहेंगे या विदेशी देश है, उनको भारत में शामिल करेंगे, तो भारत में क्या है, एक नया राज्य शामिल होगा, ठीक। देश तो इसको देश का दर्जा देंगे कि भारत के अंदर, भारत तो खुद देश है, सिक्किम को क्या है, वो अलग देश है, लेकिन उसको क्या है, राज्य बनाया गया, ठीक है। तो वही याद रखना है, 2 में सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ये जो है विदेशी देश या विदेशी राज्य को क्या है, अपने अंदर शामिल कर रहे हैं, वो बोलता है इसमें, और गठन होता है एक नया राज्य का। और 3 क्या बोलता है, भारतीय संघ के अंतर्गत ही, भारतीय संघ के अंतर्गत जो भारत के एरिया, मान लो मैं नहीं बनाता हूँ, भारत के एरिया है, इसके अंतर्गत जितने भी सीजी है हमारे, ठीक है, एमपी है, ठीक है, ये सब जितने भी राज्य हैं, उन लोग के अंतर्गत कुछ क्या है, सीमा का बंटवारा होता है। मान लो छत्तीसगढ़ बोलता है कि हमारा सीमा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा दे दो करके, तो मान लो एक्स्ट्रा दे दिया उसको, ठीक है। इस प्रकार से है, मान लो छत्तीसगढ़ अपना राज्य का नाम चेंज कर देता है, वो हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्या क्या देखिए, इसमें सीमा का निर्माण हो रहा है, नाम परिवर्तन हो रहा है, या मान लो कोई बड़ा राज्य है, बड़ा राज्य की बात करें, जैसे मध्य प्रदेश बड़ा राज्य था, 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, उसके बाद मध्य प्रदेश से ही क्या गठन हो गया, 2 भाग में बढ़ गया, एक छत्तीसगढ़ भी हो गया अलग, ठीक है, मध्य प्रदेश से, तो अलग हो सकता है, गठन हो सकता है, जैसे बिहार से झारखंड बना है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना है। तो 2 और 3 में सिर्फ यही अंतर है कि 2 में क्या बोला गया है, जो विदेशी राज्य रहेंगे, जो भारत में शामिल नहीं रहेंगे, पहले जो भारत में शामिल होना चाहते हैं, या फिर हम लोग ऐसे करते हैं कि मान लो कोई देश के साथ युद्ध कर रहे हैं, पड़ोसी देश के साथ, अब हम लोग जीत जाते हैं, तो वो क्षेत्र को अपने अंदर मिलाएंगे ना भारत के अंतर्गत, तो फिर उसको शामिल करेंगे, एक नया राज्य बना देंगे या केंद्र शासित बना देंगे, तो वो जो होगा अनुच्छेद 2 के अंतर्गत होगा। और पहले से जो भारत के अंतर्गत राज्य है, उनके अगर सीमा में परिवर्तन होता है, सीमा मतलब एरिया में कुछ बंटवारा होता है, अंतर्गत ना, भारत के अंतर्गत जो क्षेत्र है उनके अंतर्गत,
ठीक है, उनमें कुछ हो रहा है या नाम परिवर्तन हो रहा है या भारत के जो पहले से राज्य हैं अंदर में उन्हीं का जो टूट रहा है अलग बड़ा होने के कारण, ठीक है, तो वो सब होता है। वो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है, ठीक है, उसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। और तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी परिवर्तन हो रहा है उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है संविधान संशोधन मतलब कि राज्य को पूछने की जरूरत नहीं है। मान लो केंद्र सरकार सोच रही है कि छत्तीसगढ़ मान लो बड़ा राज्य है, इसको हम लोग एक 2 भाग में तोड़ के एक अलग राज्य बनाते हैं करके, एक सरगुजा साइड अलग हो जाएगा और एक रायपुर साइड अलग 2 भाग में हम लोग डिवाइड कर देते हैं राज्य करके। तो छत्तीसगढ़ से एक बार पूछा जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार जैसा भी बोले उससे कोई मतलब नहीं है। संसद जो है कानून बना देगी कि अलग हो गया तो अलग हो गया, हम लोग उसमें आज छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट उसमें कुछ भी नहीं कर पाएगी, ठीक है, तो याद रखना है। तो ये सब जो निर्माण करने की शक्ति, ठीक है, अलग राज्य निर्माण कर रहे हैं जो भी है, किसके पास है? संसद के पास है। नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन या राज्यों का निर्माण संसद के पास, याद रखना है। और संसद क्या होता है? याद रखना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। ये इंपॉर्टेंट है संसद में, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नया राज्य का स्थापना या निर्माण जो भी कर रहे हैं सब किसके हाथों में है? संसद, पार्लियामेंट के हाथों में है, ये याद रखना है, ठीक है। और एक चीज़ है, हम लोग बात करें, वीडियो ब्लास्ट होने वाला है, ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे आखिर संविधान संशोधन क्या है। फिर संविधान जो है संशोधन, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको अमेंडमेंट बोलते हैं। संविधान संशोधन या अमेंडमेंट क्या है? तो ध्यान से समझिए। मान लो देखिए, संविधान जो है पहले निर्माण हो गया, ठीक है, सबसे पहले जो हमारे भारतीय लोगों ने ही, भीमराव अम्बेडकर जी ने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से बहुत सारे जो हमारे मतलब नेता रहे हैं उन लोग क्या है, इसको निर्माण किया संविधान का नियम कानून, मतलब ऐसे नियम कानून बनेगा करके, ठीक है। प्रधानमंत्री का चुनाव इस प्रोसेस से होगा, सुप्रीम कोर्ट ऐसे काम करेगा, इसकी बात मानेगा, कौन इसकी बात नहीं मानेगा, यूपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति ये करेगा, सब इसमें लिखा हुआ पहले से तय है, ठीक है, पहले से तय है। मान लो एक बार लिख दिया, मान लो ये जो है, ध्यान से समझिए, ये मान लो संविधान की बुक है, इसमें पहले से कब लिखा गया उसको? तो 1949-50 में ये तैयार हो गया था, समझो, ठीक है, ये संविधान निर्माण हो गया था। एक बार मान लो एक उदाहरण से समझते हैं, तो एक बुक लेकर आ गए हैं आप, बुक लेकर आ गए हैं मार्केट से, ठीक है, अब बुक पड़ा हुआ है। अब मान लो कुछ डाटा चेंज होता है, ठीक है ना, एक महीना बाद क्या सरकार चेंज होती है, कुछ भी हो रहा है, तो मंत्री लोग बदल गए या फिर किसी जिला का जो एरिया चेंज हो गया है, नाम परिवर्तन हो गया, तो आप लोग क्या करेंगे? बुक को पृष्ठ खोलेंगे, जो भी पृष्ठ है उसमें फिर मान लो कुछ लिखा रहेगा, ठीक है ना, कि हमारा जिला इतना राज्य टच करता है, सीमा परिवर्तन हो गया, उसको करेक्ट करना है। मान लो 11 को 12 करना है, तो उसको काट के आप 12 करेंगे, ठीक है। तो यही क्या है? संशोधन कहलाता है। सुधारना या करेक्शन करना ही क्या है? संशोधन है। कि संविधान का निर्माण, संविधान का जो बुक है पहले से निर्माण हो गया था, उसके बाद देखा गया कि हम लोग ये जो संविधान की बुक में ये चीज़ लिखे हैं, ये नियम लिखे हैं, तो ये थोड़ा सही नहीं है करके इसको बदला जाए करके। तो पहला बार जब संविधान का निर्माण हो गया, पहला बार जब खोला गया और कुछ करेक्ट किया गया, तो पहला संविधान संशोधन कहलाया। उसके बाद कुछ चीज़ और देखे उन लोग कि और ये चीज़ भी गड़बड़ है करके, फिर और किए उसको, तो दूसरा संशोधन कहलाया। उसके बाद फिर और किए ऐसी कुछ, और देखे कोई जगह गलती और सुधारे हैं कुछ नियम कानून को, तीसरा कहलाया। ऐसे ऐसे क्या है, ये चलते रहा पूरा, ठीक है। अभी तक देखा जाए तो लगभग 105-6 संविधान संशोधन हो गया है। मतलब संविधान संशोधन मतलब सिंपल से वही याद रखना है कि संविधान की बुक में करेक्शन क्या है, संविधान की बुक में करेक्शन, इसी का अमेंडमेंट नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक करते हैं। वीडियो आप लोग को, मेरे को तो यही लग रहा है कि आप लोग को वीडियो जो है कुछ लोग को फालतू वीडियो लगा होगा, लेकिन ये जो बेसिक जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। हालांकि संविधान की क्लास थी, लेकिन इतिहास से मैं शुरू क्यों किया, क्यों बताना चाहा, ठीक है, आप लोग को समझ आया होगा कि यहाँ तक आने के लिए मैं क्या है फ्लैशबैक में बताया हूँ आज, ठीक है। बाकी ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे सभी टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।